हेलो, नमस्ते। मैं हूं नवीन चौधरी। तभी कोई लाइव है नहीं, तो हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ लाइव हो जाएं। हमारे साथ 2-3 लोग लाइव हो चुके हैं, तो हम शुरुआत कर सकते हैं। 7 लोग लाइव हैं, तो फिर हम शुरुआत करते हैं। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन से फिर शुरू करता हूँ। मैं नवीन हूँ, नवीन चौधरी। मेरा एक उपन्यास है जनता स्टोर। इसके अलावा मैं एक पब्लिशिंग हाउस में, जिसका नाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, वहाँ पे एसोसिएट डायरेक्टर मार्केटिंग हूँ। नमस्ते ऐश्वर्य जी, नमस्ते नीलम जी, हितेश नमस्ते। एंड पहले भी आशीष जी, बिल्कुल बढ़िया हूँ आशीष जी। मैं गुंजन जी हेलो, नमस्ते ऋचा जी। मैं ठीक हूँ नीलम जी, नमस्ते मनीष जी। तो हम लोग अब 14-15 लोग हैं, तो हम शुरू करते हैं। आज जो हम बात करने का हमारा प्लान था वो ये था कि जब आप पहली किताब अपने लिखते हैं तो किस चीज़ों का ध्यान रखें। जहाँ भी जाता हूँ ये क्वेश्चन मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मेरे को अपनी पहली किताब लिखनी है, हम क्या करें। देखिए, कोई भी एक फॉर्मूला किसी भी बुक को लिखने का है नहीं। मेरे पास भी कोई फॉर्मूला नहीं था, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जिनको कि हम बेसिक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिनको कि हम बेसिक ढूंढ सकते हैं। एक बड़ा मज़ेदार, आगे क्या हम करें इसके से पहले एक बड़ा मज़ेदार सा मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग आके पूछते हैं कि मुझे एक बुक लिखनी है, बताइए किस सब्जेक्ट पर लिखें। तो सब्जेक्ट जो है वो आपको कोई नहीं बताएगा। कोई भी बुक किस सब्जेक्ट पे आपको लिखनी है, क्या आपका विषय होगा, ये फिक्शन होगा, नॉन फिक्शन होगा, पोएट्री होगी, ये आपको तय करना है। कौन से विषय पे आपकी रिसर्च है। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण झा भी जुड़े हुए हैं अभी। डॉक्टर प्रवीण झा ने एक कूल लाइन्स नाम से इनकी किताब है, इसके पहले किस्से भी थे। तो ये नॉन फिक्शन किताब है, तो उनका रिसर्च उस एरिया में है, उन्होंने उस एरिया को समझा और उसके ऊपर बुक लिखी है। अभिषेक हमारे साथ है, इनकी 2 किताबें हैं, बद जगह और किस्सों की सड़क। तो इनकी भी जो है, इन्होंने किस्सों को उठाया है, छोटे छोटे किस्सों को उसमें लिखा है। तो कई तरीके हैं उसके लिखने के। मैंने उपन्यास लिखा है, आप लघु कथाएं देख सकते हैं। तो इनको लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। आपको पहले खुद तय करना है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो मैंने उपन्यास लिखा, हम उसके ऊपर शुरू करते हैं। नमस्ते आशुतोष जी, स्वागत है आपका। आशुतोष जी भी राइटर हैं और आशुतोष जी की माइथोलॉजी पे बहुत अच्छी पकड़ है और ये इसके ऊपर काफ़ी काम करते हैं। इंद्र, अश्वत्थामा और ऐसी कई किताबें इनकी आई हुई हैं जी। तो शुरुआत हम इससे करें कि हमारे पास करना क्या है। अगर आपको कोई कहानी लिखनी है तो आपको सबसे पहले अपना विषय और अपना एक प्लॉट आपको तैयार करना पड़ेगा कि वो प्लॉट क्या होता है, उसमें क्या होगा, उस स्टोरी में उसकी सीरीज क्या होगी कहानी की। बहुत सारी घटनाएं, क्योंकि कोई भी कहानी बिना घटनाओं के नहीं घट सकती। तो आपको वो घटनाएं आपको तय करनी है कि कौन कौन सी घटनाएं होंगी, किस प्लॉट पे आप उसको लिख रहे हैं, आपके पात्र कौन से होंगे, चरित्र कौन से होंगे। इसके ऊपर भी आपको एक वर्कआउट करना चाहिए कि किन किन कैरेक्टर्स के साथ होगा, वो कैरेक्टर कैसे होंगे। जब मैं जनता स्टोर लिख रहा था तो उस टाइम में मैंने जो है, चूंकि इसमें पात्र बहुत हैं, तो मैं उन पात्रों के बारे में एक वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाता चला गया कि मेरे पास कैरेक्टर्स कौन से हैं, इस कैरेक्टर की विशेषता क्या है, इसका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, ये कैसी बात करता है, ह्यूमर है नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो आपको एक कैरेक्टर जब बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, उसको उस प्लॉट में आपको फिट करना है, कहाँ कहाँ पे वो कहानी के साथ जाएंगे, ये कहानी कहाँ की होगी, ये जगह कहाँ की होगी, इसके बारे में भी आपको तय करना है। तो यू हैव टू वर्कआउट ऑन कैरेक्टर। आपको प्लॉट बनाना है, सेटिंग आपकी सेट करनी है जहाँ पे कि आपकी कहानी घटेगी। तो मेरी कहानी जयपुर में घटी है। अभिषेक ने जो पहली किताब लिखी थी इसमें हॉस्टल्स के उन्होंने बहुत सारे किस्से दिए थे। आशुतोष जी जो कहानी लिखते हैं, आशुतोष जी की कहानी वो पूरी की पूरी माइथोलॉजी के ऊपर है, तो देव स्थान के ऊपर सारी बातें उसमें होती हैं। तो आपको वो जगह तय करनी है। उसके अलावा ये कोई भी कहानी जब आप लिखते हैं तो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बड़ा मैटर करता है कि वो कहानी क्या है, कौन रहा है। कहानी को कहने के लिए आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कर सकते हैं। सेकंड पर्सन के उदाहरण मैंने देखे नहीं हैं और हिंदी में तो नहीं देखे हैं। फर्स्ट पर्सन में है जहां आप नरेटर हैं, आप कहानी को बता रहे हैं। थर्ड पर्सन में आप एक कहानी को बाहर से दिखा रहे हैं। हर आदमी का अपना एक राइटिंग स्टाइल होता है, तो इसको कभी कॉपी नहीं करें। एक ये भी चीज़ बहुत बार पूछी जाती है कि लिखा कैसे जाए, स्टाइल क्या होना चाहिए, क्या मैं ह्यूमर रखूं, क्या मैं उसको सीरियस रखूं, कैसी मैं भाषा रखूं। हर आदमी का एक स्टाइल है, आपको उसी स्टाइल को फॉलो करना चाहिए। आप किसी की कॉपी न करें। मैं आपसे जिस तरह से भी बात कर रहा हूं, जिस भाषा में बात कर रहा हूं, मैं उसी भाषा का इस्तेमाल लिखने में करता हूं। तो ये मेरा स्टाइल है।
अगर आपको लगता है कि नहीं आप शब्दों के साथ खेल सकते हैं तो आप शब्दों के साथ खेलें। अगर आपको लगता है ह्यूमर मेरी विशेषता है, मैं अपने राइटिंग में ह्यूमर को जरूर डाल देता हूं। तो आपका स्टाइल क्या है ये आपको तय करना है। आपके थीम, सबसे जरूरी चीज जो मैं मिस कर गया, आपकी कहानी की थीम क्या है? ये प्रेम कहानी है, ये दोस्ती की कहानी है, ये क्राइम है, कॉन्स्पिरेसी है, क्या है? ये थीम भी आपको तय करनी है। इसके बाद तो अपने पास कुल मिला के जो चीजें हो गई, मुख्य एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन, अगर आप नोट करना चाहें उसको इस तरह नोट कर सकते हैं कि यू हैव टू वर्क ऑन कैरेक्टर्स, आपको प्लॉट पे काम करना है, आपकी सेटिंग बनी कहाँ की जगह कौन सी होगी, पॉइंट ऑफ व्यू नरेटर बताएगा, थर्ड पर्सन में होगा, किस स्टाइल में आपको लिखना है, उसकी थीम क्या होगी, और आप उसमें किस किस चीजों का तड़का लगाएंगे। नॉर्मली जब अंग्रेजी में हम बात करते हैं तो हम उसको कहानियों को 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा आपका हो गया जिसको कि शॉर्ट स्टोरी कहेंगे, एक नोवेला और नॉवेल। हिंदी में नोवेला जैसे शब्द को हम इस्तेमाल नहीं करते ज्यादा, लेकिन आप उसको लघु उपन्यास कर सकते हैं। तो संक्षिप्त लघु कथाएं हो गई, लघु उपन्यास हो गया और उपन्यास हो गया। तो इनके बीच का जो फर्क है वो कैसा हो। एक सवाल मुझसे आया था एक बार कि मैं शॉर्ट स्टोरी लिखना चाहता हूँ, उसका साइज क्या हो। तो शॉर्ट स्टोरी आप 1000 शब्द से शुरू करें, 25,000 30,000 शब्द तक ले जाएं, इतने तक भी चलती है। हाल ही में किताब में पढ़ रहा था, अखिलेश जी की है अंधेरा। उस किताब में तकरीबन 200 पन्ने हैं और पूरी किताब जो है 4 कहानियों के अंदर खत्म हो जाती है। तो 4 शॉर्ट स्टोरीज ही हैं वो। तो शॉर्ट स्टोरी की शब्द संख्या बढ़ा के 20-25,000 शब्दों तक भी बड़े आराम से ले जा सकते हैं। लघु उपन्यास ये आजकल बड़ा प्रचलित है और युवाओं में बहुत प्रचलित है। नई हिंदी का जो एक टर्म आप लोग सुन रहे हैं, उसमें जितने राइटर्स आए हैं, अधिकतर राइटर्स ने लघु उपन्यास ही लिखे हैं या शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। तो लघु उपन्यास है जहां 25 से 50,000 शब्दों के बीच में आप खेल जाएं, जो कि 125-150 पेज के अंदर वो छोटा सा एक उपन्यास बन जाता है और कहानी खत्म हो जाती है। तो आपका ये स्टाइल भी आपको तय करना है कि आपकी कहानी कैसी है, और ये प्रेशर नहीं लेना कि मेरे पास इतने तो पेज ही भरने को नहीं है, मैं 250 पेज कैसे भरूं, मैं 200 पेज कैसे भरूं, ऐसा कुछ भी नहीं। एक राहुल सिंह जी हैं रायपुर में, उनकी मैं किताब पढ़ रहा था, फूफा करके उसका टाइटल है, और वो सिर्फ 30 पेज की किताब है। वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड उदय प्रकाश जी की लिखी हुई है, वो भी एक छोटी सी किताब है जिसमें मुश्किल से 15,000 से 20,000 शब्द होंगे। तो ऐसा छोटा छोटा आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास शब्द हैं, आपके पास कहानी है, तो इस शब्द सीमा में मत बंधिए, उसको लिख डालिए। तो नॉवेल हो सकता है। अच्छा, अब जो प्रॉपर जिसको हम उपन्यास मानते हैं, जैसे मेरा वाला है, तो ये तकरीबन 200 पेज का उपन्यास है ये, और इसकी सब शब्द संख्या तकरीबन 75,000 के आसपास है। तो 50,000 से ऊपर जो भी कुछ है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं एक नॉवेल के रूप में। तो आपके पास तीनों फॉर्मेट हैं अगर आप स्टोरी लिख रहे हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट इज शॉर्ट स्टोरी विच कैन बी 1000 वर्ड टू 20-25,000 वर्ड। नोवेलाज जिसको कि आप 25 से 50,000 शब्दों के बीच में ले सकते हैं, और नॉवेल हो गया जिसको कि आप 50,000 शब्द से ऊपर लेके जाएं। अब जो हम शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं, हमारे साथ अंकिता जी भी आ गई हैं। अंकिता जी की 2 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आ चुकी है। तो अंकिता जी, अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूं शॉर्ट स्टोरी में तो आप जरूर उसको एड ऑन करिएगा। जब शॉर्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो नॉर्मली एक एक्ट स्ट्रक्चर होता है। कल जिन लोगों ने शुभम का सेशन लिया है, शुभम ने उसके बारे में बात की है, एक्ट स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो आपको यहाँ पे एक्ट स्ट्रक्चर 3 और 5 एक्ट स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं, लेकिन शॉर्ट स्टोरी में ज्यादातर जो है आपका 3 एक्ट स्ट्रक्चर काम करता है। जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट पार्ट उसका आपका सेटअप का हो गया कि जिस सेटअप के अंदर आप बताएंगे कि कैरेक्टर कौन है, उनकी इंफॉर्मेशन क्या है, वो बेसिक चीजें, जिससे कि आगे जो इवेंट्स बनेगा उसका एक एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो जाए। दूसरा है फिर कन्फ्रंटेशन, क्योंकि आप जो भी कहानी लिख रहे हैं उस कहानी में एक तो ऐसा पॉइंट होगा जिसका सॉल्यूशन होना है या जिसके ऊपर आप कहानी बिल्ड कर रहे हैं। तो प्रोटैगनिस्ट का कोई कन्फ्लिक्ट है या उसका प्रेम आ रहा है, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आपका सेकंड स्ट्रक्चर बनेगा, जिसके अंदर की आप कन्फ्रंटेशन को लेके आएंगे और उसकी बात करेंगे। और तीसरा पोर्शन जो है वो आपका रेजोल्यूशन है, और यहां से आपकी कहानी डिप होके खत्म होने की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे अगर कोई भी लूज एंड है आपने कहानी में, अगर सस्पेंस कहानी आप बीच में बहुत सारी चीजें छोड़ते हैं उसको वहां खत्म करते हैं, या आपकी कहानी में कोई ऐसा हिस्सा है जो आपने पहले पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है लेकिन उस हिस्से का असर आप अंत में दिखाना चाहते हैं, तो ये रिजोल्यूशन में आएगा। तो प्राइमरी आपके लिए 3 एक्ट स्ट्रक्चर हो गया जो कि आप नोवेला में, शॉर्ट स्टोरीज में काम करेंगे।
और नोवेला के अंदर भी 3 एक्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा काम करता है। अब इसकी संख्या कैसी हो और इसको किस तरह से डिवाइड किया जाए, तो मैं मोटा मोटा जो देखता हूँ, अगर आपका जो सेटअप वाला पोर्शन है ये करीब 25% जो हिस्सा है वो आपका सेटअप होना चाहिए। आखिरी हिस्सा जिसके हम रिजोल्यूशन की बात कर रहे थे, वो आखिरी हिस्सा जो है वो भी 25% हो, लेकिन जो मेन कन्फ्रंटेशन है वो कन्फ्रंटेशन 50% आपकी कहानी का होना चाहिए, जो कि इस पूरे मुद्दे को उठाता है। अभिषेक आशीष कह रहे हैं मैं एक शॉर्ट स्टोरी लिख रहा हूँ जिसका नाम है इश्क का पहला सेमेस्टर। आपकी शुभकामनाएं आशीष जी, आपको बहुत शुभकामनाएं और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी कहानी आप लिखेंगे। अभिषेक पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि शब्द सीमा से डरता तो मैं कभी नहीं लिख पाता, हालांकि इसे और बेहतर किया जा सकता है। मेरा मानना है पात्रों को ठीक से समझना, घटनाओं पर जबरदस्ती नियंत्रण न करना बहुत जरूरी है। लोगों के बीच चलने के लिए रोचकता पहली शर्त है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक आप, क्योंकि शब्द सीमा जो है, जैसे ही कहीं ना कहीं शब्द सीमा जब आपको किसी मैगजीन के लिए लिखना है वो एक अलग कहानी हो सकती है, लेकिन जब आपको एक कहानी लिखनी है और अपने छपने के लिए उसको लिखनी है तो शब्दों की सीमा नहीं होनी चाहिए। और रोचकता तो वाकई मायने रखती है। अगर कहानी कितनी भी अच्छी हो और रोचक ना हो, पाठक को ना बांध पाए, तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। तो जो सेटअप की हम बात कर रहे थे, जिसमें हम कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए कैरेक्टर्स का, जिसमें कि घटनाक्रम सेट होना शुरू हो जाए, वो सारी चीजें तभी रोचक, जब तक वो रोचक नहीं होंगी बंदा आगे कॉन्फ्रंटेशन वाले स्टेज पे पहुंचेगा ही नहीं, वो आपकी कहानी को आगे देखेगा नहीं देखेगा नहीं। तो आप इसको इसी तरह से देखें कि एक इंट्रोडक्शन स्टेज हो गया, उसके बाद आपके एक्शन बढ़ा और फिर क्राइसिस के बाद वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आना शुरू होगा। इसके बाद हम कहते हैं 5 एक्ट स्ट्रक्चर, जो कि नॉर्मली फिल्मों में भी बड़ा इस्तेमाल होता है, जो नॉवेल्स में बहुत इस्तेमाल होता है। तो इस 5 एक्ट स्ट्रक्चर के अंदर भी आपका पहला हिस्सा वही है जहां सेटअप है। सेटअप होने के बाद आपका राइजिंग एक्शन आएगा, जहां पे कि एक्शन आना शुरू हो। जब हम इस नॉवेल की बात करते हैं तो इस नॉवेल की जो शुरुआत मैंने की थी, तो उसमें मैंने ये ध्यान दिया, जो शुरुआती था पोर्शन, जो 5 एक्ट स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो इसका पहला पोर्शन ये था जिसके अंदर की इंट्रोडक्शन होना शुरू हुआ था कि एक यूनिवर्सिटी है जिसमें बच्चे हैं, बच्चों का नाम ये है, किस क्लास में पढ़ते हैं और उनके साथ कोई एक छोटा सा झगड़ा होता है, यहाँ से उनका परिचय है। एक दूसरा परिचय चल रहा है, चूंकि यहाँ पे मेरे पास 2 कहानियां चल रही हैं एक साथ, तो आपको ये भी देखना है कि क्या आपकी कहानी में एक ही तरह के कैरेक्टर हैं। तब तो एक सिंपल स्टोरी है कि आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर आप क्लाइमैक्स आगे बढ़े राइजिंग एक्शन पे। मेरे पास चूंकि 2 कहानियां पैरेलल चल रही थी, जिसमें एक राजनीति की कहानी, राज्य की राजनीति भी है, तो वहां पे मुझे ध्यान देना था कि ये जो इंट्रोडक्शन दूसरे सेक्शन का है वो भी यहाँ पे होगा। फिर आता है राइजिंग एक्शन का हिस्सा। राइजिंग एक्शन में अब ये जो लड़के हैं लड़ाई कर चुके हैं, लड़ाई करने के बाद उसका सोल्यूशन है और वहां से वो राजनीति की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो ये राजनीति की तरफ बढ़ना, ये राइजिंग एक्शन है, और यही राजनीति, राज्य की राजनीति की भी हम बात कर रहे हैं। कहानी का मिड पॉइंट है, जो कि मिड पॉइंट हमेशा आपने देखा होगा, इंटरवल हमेशा किसी भी मूवी में कब आता है, जबकि बहुत इंटरेस्टिंग सा एक सीन बन चुका होता है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन होना शुरू होता है। तो आप जो कहानी लिख रहे हैं, कहानी में हम पहले भी एक बात कर चुके थे कि आप सेटअप से शुरू करते हैं, एक कन्फ्रंटेशन पॉइंट पे आते हैं, फिर आप सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका तीसरा स्टेज जो होना चाहिए वो मिड पॉइंट होना चाहिए। उस मिड पॉइंट पे आके क्राइसिस अपने पीक पे होनी आवश्यक है। वहां पीक पे होने के बाद जब आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे, तब आपका एंडिंग एक्ट आना शुरू होगा, जहां पे कि कहानी को आप अब घुमाना शुरू करेंगे, उसका समाधान देना शुरू करेंगे। जैसे इसका जो पीक पॉइंट है, इसका पीक पॉइंट था एक करप्शन केस जिसमें कि चीफ मिनिस्टर फंस गया है, एक और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए था कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो चुनाव हार चुका है। अब दोनों जो है अपना बदला कैसे लेंगे, ये मिड पॉइंट के बाद कहानी शुरू होती है और वहां से हम कहानी आगे बढ़ाते हैं, दोनों का सॉल्यूशन आता है और एंड में आपका क्लोजिंग सीन है। क्योंकि ये थ्रिलर है तो इसके अंदर बहुत सारे सस्पेंस थे, और जो मैं आपको फर्स्ट 3 एक्ट स्ट्रक्चर में बता रहा था कि कहीं ना कहीं आपको जो लूज एंड्स हैं उसको वहां पे कवर अप करना होता है, तो यहाँ पे मैंने उन सब चीजों को कवर अप किया था। प्रवीण झा कह रहे हैं कि कहानी लिखते वक्त आसपास के समाज में प्रयोग किए जाने वाले अपशब्दों का प्रयोग कैसे किया जाए, ये प्रयोग किया जाना सही है या नहीं। प्रवीण जी, अपशब्दों का इस्तेमाल तो आजकल उसमें होने लगा है बहुत भयंकर रूप से, वेब सीरीज के अंदर, जहां पे कि ऐसा लगता है कि आदमी पहले अपशब्द लिख लेता है, फिर कहता है जी अब कहानी बताओ, तो मैं उसके अंदर कहानी डाल देता हूँ।
लेकिन किताबों के अंदर मेरा यह मानना है कि जैसे मेरी किताब में भी 2-3 जगह पे गालियां हैं, उनको इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जबरन गालियों को इस्तेमाल करना शायद हम घरों में भी तो इस्तेमाल नहीं करते ना, हम साहित्य में जबरन क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन गुस्से में आने के बाद कोई आदमी घर में भी गाली दे देता है, तो वो किताब या कहानी में क्यों ना हो। अगर मेरा पात्र एक गुस्सैल, एक गुंडा है जो कि बिना गाली दिए किसी से बात नहीं करता, तो मैं उसके डायलॉग को रामायण के स्टाइल में, आजकल रामायण ट्रेंडिंग है, तो ये तो नहीं कह सकता कि हे धूर्त मैं तेरा मस्तक तोड़ दूंगा, ये नहीं हो पाएगा। तो वहां पे वो गाली ही देगा, वहां एक गाली देके ही वो बात करेगा, तो उसको दिया जा सकता है। मेरी कहानी में जहां एक राजनेता इस तरह का गुस्सा इस्तेमाल कर रहा है, बहुत भयंकर गुस्से में है, मारना चाहता है, वहां उसने गालियां दी हैं। लेकिन जब लड़कों की आपसी बातचीत हो रही है, वहां पे मैंने कोशिश की है कि उन गालियों को मैं अवॉइड कर दूं या उसको इस तरह से दे दूं कि आपको लगे कि हाँ आई थी। तो वो अपशब्दों का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं वो एक, आप उसको लिटरेरी वे में, थोड़ा सा स्मार्ट वे में अगर इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जबरन नहीं ठूसा जाना चाहिए। अच्छा, अब जो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, तो आपको स्ट्रक्चर को यूज कैसे करना है। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके किताब में सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जो कि प्रोटैगनिस्ट को अल्टर करेगा पूरी तरह से, या प्रोटैगनिस्ट को इस लेवल पे लेके आएगा जहां पे कि उसको इस इंसिडेंट को रिजॉल्व करना ही है। तो मेरी किताब में जहां पर हम बात कर रहे थे, वहां पे प्रोटैगनिस्ट चुनाव हार गया है और एक को सीएम बनना है, तो ये उनके लिए एक पॉइंट था जहां पे कि वो उनको अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो अपना आगे पूरा एक्शन लेंगे। आपका जो प्रोटैगनिस्ट है उसके कन्फ्लिक्ट्स क्या है लाइफ के, उसके दिमाग में क्या है, उसको फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी से क्या फेस कर रहा है। अंकिता जी जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनकी एक कहानी की हम बात करेंगे। वहां पे एक मजहब करके कहानी है जिसमें कि एक माँ की बच्ची दंगे में फंस गई है। ये दंगे से वहाँ सेटअप हुआ था और उसकी जो है उन्होंने कहानी बतानी शुरू की कि उसकी माँ की प्रेम कहानी कैसे थी एक विधर्मी के साथ, और उसको समाज ने किस तरह से देखा। तो ये उसका कन्फ्लिक्ट है और फिर उसका सॉल्यूशन क्या है। तो वो सॉल्यूशन जो निकाला गया, ये सॉल्यूशन को निकाला जाना, ये आपका आखिरी स्टेप है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे। कुछ चीजें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप जब कहानी लिख रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके से लिखें जो उसको पढ़ रहा है उसको ये ना लगे कि यार मेरा टाइम खराब हो गया है। तो आपको इंफॉर्मेशन जो है अपनी कहानी में, क्योंकि कहानी कोई भी पढ़ता है वो एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ता है या कोई नई चीज को सीखने के लिए पढ़ता है। तो नई चीज को सीखने के लिए जब आदमी पढ़ रहा है तो क्या आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैंने अपनी किताब में, जयपुर सबने देखा होगा, आपको हवा महल पता होगा, रंग दे बसंती के बाद तो हर कोई नाहरगढ़ भी जाता है, लेकिन मेरी किताब में नाहरगढ़, हवा महल वगैरह है ही नहीं, वो पिंक सिटी है ही नहीं। पिंक सिटी की दीवार से बाहर का जो जयपुर है वो है। तो मैं आपकी उस नॉलेज को वहां पे बढ़ाना चाहता हूं। इसके अलावा आपके जो पात्र हैं उस पात्र से जुड़ना, किसी न किसी पात्र से जुड़ना बड़ा आवश्यक है आपके पाठकों का। तो जब आप अपने पात्रों की रचना कर रहे हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि वो जो पात्र हैं वो पात्र से कनेक्ट हो सके, वो पात्र किसी न किसी तरह से कोई भी पाठक उसको अपनी जिंदगी से जोड़ सके। मेरी किताब में एक दोस्त है इस तरह का, दुष्यंत, जिससे कि हर किसी के साथ कोई ऐसा दोस्त होता है जो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। तो वो एक कनेक्शन वहां बनना शुरू हो गया। ऐसी अभिषेक की जब हम किताब की बात करते हैं, इनकी किताब एक मिश्रा जी है, तो आप मिश्रा जी के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। और जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं तो अभिषेक कहते हैं कि मिश्रा के साथ जी लगाइए। तो जी लगाने वाली जो बात हो गई, तो ये आप सबने देखा होगा। तो वो जो कनेक्शन है एज अ रीडर आपका, वो कनेक्शन वहां बैठना शुरू हो जाता है। अभिषेक कह रहे हैं कि गाली वाले संवाद को हटाकर उसका वर्णन किया जा सकता है। हाँ अभिषेक, ये हो सकता है कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि पात्र ने माँ की गाली दी, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये जब आप, लेकिन यहाँ पे अभिषेक दो तरीके हैं। आप जो ये बता रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा हो गया कि जब आप उसको डिफाइन कर रहे हैं कि मैं बता रहा हूं कि गुंडे के बीच में और एक आदमी के झगड़ा हुआ और गुंडे ने उसको माँ की गाली दी जिससे कि हीरो को गुस्सा आ गया। लेकिन जब मैं गुंडे के डायलॉग को बता रहा हूं वहां पे मुझे लगता है कि ये नहीं कर पाएंगे, यहां पे हमें कहीं ना कहीं वो गाली को डालना ही पड़ेगा। अतुल कहते हैं, कई लेखक कहते हैं कि कहानी शुरू करने से पहले कहानी का एंड पता होना चाहिए, लेकिन कईयों से यह कहते हुए भी सुना है कि 4 पन्ने की कहानी ने अपने आप उपन्यास का रूप ले लिया। अतुल, दोनों ही बातें सही हैं, दोनों ही बातें पूरी तरह से सही हैं।
क्योंकि जब अगर आपको एंड पता है तो आप अपना सेटअप और अपना कन्फ्रंटेशन उसके साथ करना शुरू कर देंगे। 4 पन्नों की कहानी उपन्यास का रूप कैसे लेती है मेरा अनुभव है नहीं, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा कम हूँ, लेकिन हाँ मेरा ये मानना है कहानी कई बार अपने आप चलती है। जनता स्टोर जब शुरू हुआ था तो जनता स्टोर के अंदर एक चीज मैंने तय की हुई थी, एंड में जो है दोस्तों में धोखे वाली बात आएगी, ये अंत मैंने तय किया हुआ था। इसके हिसाब से चीजें बढ़नी शुरू हुई। लेकिन जब कहानी बढ़ने लगी तो कहानी बढ़ने के बाद मुझे एक समय लगा कि नहीं, इसमें एक पात्र और ऐसा आ सकता है जो गेम को पूरा घुमा सकता है। और वहां पे उस पात्र का इंट्रोडक्शन हुआ जिसका नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता कि जिन्होंने नहीं पढ़ी उनका सस्पेंस खत्म ना हो जाए। और उस पात्र ने आके तो धीरे मेरी कहानी अंत में किसी और ने पूरा गेम खेल दिया, जबकि मैं ओरिजिनली किसी और से वो पूरा गेम खिलवाना चाहता था। तो ये दोनों तरह की चीजें यहाँ पे होती हैं कि आप कई बार राइटर जो है वो एंड डिसाइड करके चलता है और हो जाता है। बाकी मैं थोड़ा सा अभी भी सोच नहीं पा रहा हूँ कि आपके पास एंड है ही नहीं और आपने कहानी लिखी और वो पूरा उपन्यास बन गया, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं 4 पन्ने के अंदर भी आपके पास एक आइडिया तो है कि कन्फ्रंटेशन से लेके हम बहुत बेसिक सी चीज करते हैं, बहुत बेसिक सी बात सोचते हैं, कहानी छोड़ देते हैं। मैं और अतुल डिसाइड करते हैं, अतुल आप और मैं, कि हम मिलेंगे और हम चाय पियेंगे, ठीक है। मिलने के बाद हम अपने घर चले जाएंगे, ये हमारा एंड तय है कि हमें मिलना है। तो मिलना जो है हमारा मिड पॉइंट है। सेटअप हमारा है कि आपकी हमारी चर्चा, हमारी मुलाकात होगी। एंड हमारा है कि हमें चाय पीनी है, वहां पे खत्म हो गई बात यहीं खत्म हो जानी है। लेकिन जब हमारी मुलाकात होती है, बात होते होते बातों में मजा आने लगता है और चाय के बाद हमें लगता है चाय छोड़िए साहब, शाम हो गई है, कुछ और पी लेते हैं। तो ये एंड आपने नहीं सोचा था, लेकिन ये एंड हो सकता है। तो कहानी लिखते हुए तो हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक एंड मेरे को भी लगता है कि शायद एक एंड आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो क्या होगा। आलोक जी कह रहे हैं गलत नहीं है। हाँ आलोक जी। सुष्मित सौरभ जी कह रहे हैं क्या नई वाली हिंदी थोड़ी बेहया नहीं हो रही है? सुष्मित जी, हया और बेहया वाला सवाल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हर कोई इसको अपने अपने तरीके से देखता है। तो हम किसको हया मान रहे हैं, किसको नहीं मान रहे हैं। जैसे कोई कहता है कि साड़ी में रहना बहुत अच्छा है और किसी को लगता है ना रहना। मैं अभी जब यहाँ बैठा हुआ था, लाइव करने वाला था, तो लाइव करने से पहले जो है मैंने शॉर्ट्स पहने हुए थे और मैं नॉर्मली पालथी मार के बैठता हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ऐसे बैठना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मेरे लिए वो बेहया ही होती, लेकिन हो सकता है किसी के लिए वो हया हो। तो दोनों अलग बातें हैं। नई हिंदी की जहां आप बात कर रहे हैं बेहयाई की, जो मैं अब समझ पा रहा हूं, इसको थोड़ा सा हम लिटरेचर साइड में लेके चलते हैं। मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। वो भाषा को सरल बना के नए पाठकों को उससे जोड़ने का काम कर रहे हैं। नए पाठक उससे जुड़ते हैं, आपको पढ़ने की आदत पड़ती है और वहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। उसमें हो सकता है कई चीज़ों में हमारा सहमति ना हो। जैसे अंग्रेजी की एक बात करते हैं, आप शेख ने गाली की बात की थी, तो अंग्रेजी का इस्तेमाल किस हद तक हो, कैसा हो, क्योंकि आम भाषा में इंग्लिश कहीं ना कहीं होने लगी है। तो जब आप 2 दोस्तों का डायलॉग डालते हैं, तो 2 दोस्तों के डायलॉग के अंदर अगर वो दोनों दोस्त किसी कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं, लेकिन आपकी कहानी हिंदी में चल रही है, तो उनकी बातचीत के अंदर कहीं कहीं अंग्रेजी आ जाएगी। तो बातचीत का आप अंग्रेजी जरूर डालेंगे। लेकिन मैं जबरन जो है उसको इंग्लिश नहीं लिखना चाहूंगा कि दोनों दोस्त इंग्लिश में बात कर रहे थे, मैं वहां अंग्रेजी में लिखना चाहूंगा। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। स्नेह जी कह रहे हैं आलोचना साहित्य के बारे में भी ब्रार, मैं नहीं समझा। मैं आपका स्नेह जी सवाल नहीं समझा। गार्गी सर, वुड यू प्लीज इंक्लूड नॉन फिक्शन टू? गार्गी, नॉन फिक्शन के बारे में जो है, नॉन फिक्शन प्राइमरीली उसका ऑब्जेक्टिव ये है, प्योर ऑब्जेक्टिव यही है कि आप किसी भी एक इंसिडेंट के बारे में या किसी भी चीज के बारे में अपने एंड कस्टमर को एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, इंफॉर्मेटिव वे में उसको बताना चाहते हैं। तो इसलिए अब ये 2 तरह की चीजें हो सकती हैं। एक जो बायोग्राफिकल नेचर में होती है या कोई इंसिडेंट के बारे में होती है। भारत को आज़ादी कैसे मिली, अब ये कहानी पूरी नॉन फिक्शन होगी, लेकिन अब इसके अंदर फिक्शन का एलिमेंट कहीं ना कहीं आ जाएगा। ये फिक्शन का एलिमेंट आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वहां पे तो फिर आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इंसिडेंट कहाँ से आप लेके आए। दूसरा, आपके जो रिसर्च है, रिसर्च बहुत थॉरो होनी चाहिए। उस रिसर्च के बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आपकी ऑथेंटिसिटी वहीं से बननी शुरू होगी। तो रिसर्च और आपका जो डेटा है वो एक नॉन फिक्शन राइटर को हमेशा अपना तैयार रखना चाहिए। अगर ज़रूरत है तो कहीं फुटनोट में आप उसको डाल सकते हैं, नहीं तो आप रेफरेंस दे सकते हैं। सिर्फ नॉन फिक्शन की किताबों में रेफरेंस भी दिया जाता है।
और उसको इंटरेस्टिंग बनाने का आपको वो करना पड़ेगा। अगर किसी की बायोग्राफी आप बताना चाहते हैं, आप इंदिरा गांधी की बायोग्राफी पढ़ें, आपको लगता है कि जो कि नॉन फिक्शन है, अदरवाइज आपको लगेगा कहानी बताई जा रही है, इंदिरा पैदा हुई, ऐसी दिखती थी, उनके घर में इस तरह का एटमॉस्फेयर था, और उसके बाद उन्होंने जो है पहले अपनी एक छोटी सी वानर सेना बनाई, प्रधानमंत्री किस तरह से बनी, उन्होंने युद्ध को कैसे देखा। तो वो सारी चीज़ें जो है, उनके ऊपर जो प्रेशर है, उनका जो टेंशन है, उनकी पर्सनैलिटी है, वो सारी चीज़ें नॉन फिक्शन के अंदर डेवलप की जाती हैं उसी तरीके से जैसे फिक्शन के अंदर है। अब नॉन फिक्शन का दूसरा हिस्सा हो सकता है जो कि स्पिरिचुअल हो गया, या फिर आप कोई रिसर्च किसी विषय पे कर रहे हैं, तो वो रिसर्च के केस में फिर ये जो है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको भाषा के ऊपर खेलना पड़ेगा। वहां पे ये चीज़ें शायद काम उस तरीके से नहीं करेंगी कि आप चीज़ों को अराउंड कोई कैरेक्टर है जिसके अराउंड चीज़ों को बिल्ड करें। अभिषेक कह रहे हैं कि 4 पन्नों वाली कहानी लिखते हुए मुझे उसका स्कोप दिखा, सुंदर अंत दिखा, अब वह उपन्यास की तरह चल रहा है, बिना अंत को समझे नहीं समझ आता। हाँ, मेरे ख्याल से ये ठीक है, मेरा भी यही मानना है कि अंत तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है ही। वो अंत हो सकता है कहानी लिखते हुए बदल जाए, पर दिमाग में कहीं ना कहीं होना चाहते हैं। आलोचनात्मक साहित्य के बारे में जानकारी चाहिए। आलोचनात्मक साहित्य के बारे में जानकारी, मैं इसको ठीक से समझ नहीं पाया हूं कि क्या आप कहना चाह रहे हैं, या ये कह सकता हूं कि मेरा इतना दखल उस एरिया में नहीं है स्नेह जी, तो मैं इसको नहीं बता पाऊंगा जी। तो अपन बात जो करते हैं थिंग्स टू कीप इन माइंड, जिसके ऊपर कि हम काम करेंगे, तो पहला हम ये बात करते हैं कि अपने रीडर्स को आप जितनी इंफॉर्मेशन दे सकें उसको दीजिए। अपने किसी न किसी पात्र से जरूर जुड़वाइए अपने पाठकों को, और आपके हर कैरेक्टर को कुछ न कुछ चाहिए। आपकी कहानी में जो भी कैरेक्टर आ रहा है वो किसी न किसी काम के लिए है, वो कुछ काम करके जाना चाहिए, बेवजह नहीं होना चाहिए। अगर आप पानी का एक गिलास भी रखते हैं तो पानी का गिलास का भी एक मायने है। आपने राम गोपाल वर्मा की फिल्में देखी हो तो वो बीच में कैमरे का एंगल बहुत इंटरेस्टिंग इस्तेमाल करते थे। वो डायलॉग ऊपर चल रहा है लेकिन कैमरा नीचे है, तो वो जो चीज़ें अलग अलग वो दिखाया करते थे, वो भी एक कैरेक्टर था, और वो कैरेक्टर्स कहानी कहते थे। चाय का कप रखा हुआ है, ऊपर बात चल रही है, तो वो थॉट प्रोसेस, उस कैरेक्टर का जो पर्सनैलिटी है वो उसके थ्रू डेवलप होती थी। मेरी किताब में ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जो थोड़ी देर के लिए आए और आके निकल गए। जैसे एक प्रशांत दीक्षित है। प्रशांत दीक्षित जेल में एक कैदी है जिसके होने ना होने का वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रशांत दीक्षित आगे उसको सुपारी दी जाती है, इसलिए प्रशांत दीक्षित वहां आया। लेकिन प्रशांत दीक्षित की तरफ जब मेरा प्रोटैगनिस्ट देखता है तो प्रशांत दीक्षित को जेल में एक पाकिस्तानी कैदी दिखता है। प्रशांत उस पाकिस्तानी कैदी को गुस्सा दिला रहा है, उसको गालियां बक रहा है। पाकिस्तानी कैदी का उस कहानी में कोई कहीं भी रोल नहीं है कहानी के अंदर, लेकिन वो कैरेक्टर उस कहानी में क्यों आया है? क्योंकि पहली चीज कि जेल के अंदर कैदी और उसमें एक आतंकवादी, तो अपराधी और आतंकवादी एक दूसरे के मानसिकता को अलग समझते हैं। जिस आदमी ने किसी को चाकू मार के हीरे लूट लिए प्रशांत दीक्षित ने, वो अपने आप को उस पाकिस्तानी आतंकवादी से अलग मानता है। वो वहां पे देशभक्त हो जाता है, वहां उसके लिए वो देशद्रोही है। तो वो प्रशांत कश्यप के कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए वो एक कैरेक्टर उस किताब के अंदर डाला गया था, वो आपको दिखाने के लिए वहां था। तो इसलिए आपकी किताब में कोई जो भी कैरेक्टर आते हैं वो इसके बारे में कहीं ना कहीं बात करें। इसके अलावा आप कहानी में जो भी लिखते हैं, हर वो चीज कहीं ना कहीं नई चीज बतानी चाहिए। या तो उस कैरेक्टर के बारे में एक नई बात बताए वो, या फिर वो आगे उसके एक्शन को बढ़ाने में। जैसे प्रशांत दीक्षित जब यहाँ जेल में है तो लड़कों से वो बात करते टाइम ब्राह्मणवाद की बात करता है। वो ब्राह्मण है तो वो एकदम कैसे कट्टर ब्राह्मण है उसकी बात कर रहा है। अब ये कट्टर ब्राह्मण वाली बात वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आगे मेरा प्रोटैगनिस्ट उसके ब्राह्मणवाद को कहीं इस्तेमाल करने वाला है। तो हर लाइन जो है वो आगे कहीं किसी न किसी एक्शन की तरफ जानी चाहिए, और आपकी जो शुरुआत है वो एंड के आसपास हो। अच्छा, एक जो डिफरेंस और मैं कहूंगा लघु उपन्यास और उपन्यास के अंदर आप कर सकते हैं, वो ये ध्यान दें कि जब आप लघु उपन्यास लिख रहे हैं तो प्रायः वो एक ही प्लॉट पे चलनी चाहिए, क्योंकि आपके पास शब्द सीमा होती है। वहां अगर आपने ज्यादा कहानियां घुसा दी, जैसे मेरी किताब में 2 कहानियां हैं और दोनों कहानियां बाद में मिक्स होती हैं, तो वहां शब्द संख्या ज्यादा है, तो वो एक प्योर नॉवल है, उस तरीके से वो काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, उस एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप चल सकते हैं। जैसे आप सत्यव्यास की बनारस टॉकीज को देखें, या देव प्रकाश दुबे की मसाला चाय नहीं मुसाफिर कैफे को देखें, तो ये एक ही प्लॉट के साथ चलते हैं और ये छोटी कहानियां हैं, छोटी कहानियां उसमें
आती हैं। या आशुतोष जी ने अश्वत्थामा जो लिखी थी, वो अश्वत्थामा भी माइथोलॉजिकल कहानी है, लेकिन अश्वत्थामा के अराउंड सारी कहानी है। तो उसमें प्लॉट उन्होंने बहुत चेंज नहीं किया, उन्होंने महाभारत के और वो किस्से नहीं घुसाए जिसका अश्वत्थामा से कनेक्शन नहीं था। लेकिन अगर उसी को वो नॉवेल के रूप में, इंद्र मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन वहां हो सकता है कि उन्होंने इस तरह की चीजें की हों। जॉनर क्या लिखा जाए, इसके ऊपर भी कई सवाल आते हैं। देखिए, जॉनर अगेन इट्स अप टू यू, आपको क्या समझ में आता है, क्या पसंद आता है, आपको तय करना है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो चीजें सबसे ज्यादा पॉपुलर है लिखने में, रोमांस तो सबसे ज्यादा बिकता है, शाहरुख खान इसलिए सुपरस्टार हैं। उसके बाद हमारा एक्शन, थ्रिलर और क्राइम जो है वो बहुत जबरदस्त हमारे देश में बिकता है। सुरेंद्र मोहन पाठक जी को आप जानते हैं, कितने जबरदस्त राइटर हैं और किस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग है। हिस्टोरिकल फिक्शन और माइथोलॉजी, ये दो एक नया सेगमेंट है जो कि अभी वापस से बहुत जबरदस्त रूप से पिक कर चुका है। और इसके अंदर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। अभी अमीश की बात करें, देवदत्त पटनायक की बात करें, तो माइथोलॉजिकल फिक्शन लिख के ये लोग जो है बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। तो ये हमारा एक नया एरिया है। अतुल कह रहे हैं, आपने कहा कि नई हिंदी ने सरल भाषा में लोगों तक साहित्य को पहुंचाया, पर नई हिंदी में मैंने क्लिष्ट उर्दू शब्द पढ़े। ये अतुल हो सकता है बहुत से लोगों ने ऐसा किया हो उर्दू में भी, क्योंकि अब जो है हम लोग हिंदी तो सीधी सीधी बोल नहीं रहे, हम हिंदुस्तानी कहते हैं। उसमें कई शब्द आपके उर्दू आ रहे हैं, हिंदी आ रहे हैं, फारसी आ रहे हैं, अंग्रेजी आ रही है, हमें अब पता भी नहीं चल रहा कि हम कब उस तरह का कर रहे हैं। तो संभवतः यहाँ पे उर्दू का इस्तेमाल किया गया हो। और कई बार, और ये एक इंटरेस्टिंग है, मुझे नहीं पता आपने किस में ये पढ़ा, लेकिन ये मैं आपको जो भी नए राइटर्स हैं ये बताना चाहूँगा कि कई बार हम लोग राइटर्स जो फर्स्ट टाइम होते हैं, हमें लगता है कोई हमें हल्का ना समझ ले, तो हम ऐसे बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जो कि आपके स्टाइल से मैच नहीं करता। तो अगर कोई बड़ी क्लिष्ट हिंदी में लिख रहा है या क्लिष्ट भाषा में लिख रहा है, घुमा फिरा के लिख रहा है, क्लिष्ट उर्दू में लिखता है तो समझ में आता है। लेकिन आपने पूरी सरल भाषा लिखी है और अचानक उसके अंदर बीच में दो चार शब्द आप ऐसे घुसा दें सिर्फ इसलिए कि लोगों को लगे कि अरे साहब गजब लिखा है, तो ये मत करिएगा। तो अगर वो जबरन घुसाया गया है तो वो गलत प्रयोग है, मुझे लगता है कि उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। जी, तो मेरी तरफ से साहब इतना ही था। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे। और मेरा एक और सेशन है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, शायद 4 तारीख को है ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर है। तो हम यहीं पे फिर से जुड़ेंगे और हम सोशल मीडिया की उस पर बात करेंगे कि सोशल मीडिया को किस तरह से हम मार्केटिंग कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप सबका यहाँ जुड़ने के लिए। अगर आपका सवाल है तो आप अभी पूछें, अगर नहीं है, अभी नहीं, आपको बाद में लगता है या आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, तो आप कमेंट्स में अपने सवाल छोड़ सकते हैं और हम उसका जवाब वहां पे देंगे। ठीक है, तो कोई सवाल नहीं आया है तो मैं यहां से आपसे विदा लेता हूं। बहुत शुक्रिया, आप लोग बने रहे, आपने सुना, आपने सवाल पूछे, आप सभी का धन्यवाद।